Okay, hello everyone. So this is the 13th lecture of structure of atom या atomic structure, जो भी आप कहना चाहें. और यहाँ पे हम बोहर मॉडल के बारे में 12th लेक्चर में पढ़ रहे थे और अब एनर्जी कंसिडरेशंस पे हमने अपना ध्यान बढ़ाया है. तो आइए जो एनर्जी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. पिछले लेक्चर का एंड जो था वो वहां पर बस जस्ट हमने एनर्जी का डिस्कशन स्टार्ट किया था. तो अब यहीं पर वो डिस्कशन कंटिन्यू हम अपना करते हैं. तो ये देखिए आपको ये लिखवाया भी था कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो मिला के यही होती है. ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. और फिर आपको ये भी बताया था, ये भी पिछले लेक्चर के एंड में ही ये ऐसी बात हमने करी थी कि एम जो शुरुआत वाला रिलेशन था एम वी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर से के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है. तो एम वी स्क्वायर की जगह ये हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और एम वी स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर भी 2 आ गया. तो ये एम वी हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी वो भी हम केवल इतना लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. अब टोटल एनर्जी का टर्म जो आपको, या भी क्योंकि मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि यहाँ तक हम पिछली क्लास में जस्ट यही अपने आखिरी मिनटों में यही सब लिखवा रहे थे. तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों चीजें हैं. काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है जो कि अभी बताया. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर है, वो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है. ठीक, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा. ये टोटल एनर्जी का ये वाला टर्म आ जाएगा. ये हमारी पिछली क्लास के एंड के समय में लास्ट के प्रॉब्ली इन द लास्ट 5 or 10 minutes we discuss these things and I hope and assume that every one of you have written this. अगर ये पिछली क्लास के 5-10 मिनट में यहाँ तक के आप सब लोगों ने लिख लिया था, अगर बताइए लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े. यस सर, लिख लिया. सारे बच्चों ने लिख लिया था? एवरीवन? यस सर. यस सर. चलिए बहुत अच्छी बात है. हाँ भाई जेबा, आपने लिख लिया था? जेबा आवाज आ रही है? नोट डाउन कर लिया था? यस सर, लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी. तो मैम बाद में वीडियो तो देख लेती हैं एटलीस्ट. सर देख रहे हैं वीडियो तो. वाह 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 वाह, 5 दिन हो गए देख रहे हैं. कितने स्लोली देख रही हैं भाई. चलिए टोटल एनर्जी का टर्म है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. अब देखिए फिर से वही वाली चीज कि माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है, या r तो रेडियस है, के वही कूलम्स कांस्टेंट है, तो r की अभी मैं वैल्यू लिखूंगा. r की वैल्यू लिखूंगा जो कि एक हमने डिराइव करके वही देखी हुई थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर के. ये आपके नोटबुक में रहता है, याद नहीं करना है. याद तो आर का सिर्फ ये वाला टर्म करना है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम. याद तो सिर्फ ये वाला टर्म करना है, बट ये टोटल एनर्जी टर्म है. इसको जो है वो जब आर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो और सारे कांस्टेंट वगैरह ऊपर कैंसिल वैंसिल सब ये सब होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये आर का ये वाला टर्म है, इसको लिखिए. ये लिखिए, माइनस का साइन तो ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा क्योंकि अट्रैक्टिव है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये लिखिए.
भाई लिखा तो नोट डाउन किया तो बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब ये देखिए, अब यहाँ पर कई सारी चीजें कैंसिल आउट भी हो रही हैं। जो ये टोटल एनर्जी का टर्म आ रहा है, तो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये तो चलो नंबर के टर्म में कैंसिल आउट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो क्या कहते हैं कि ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो के स्क्वायर बन रहा है। ये ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर 4 बन रहा है। ये एम आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, एच स्क्वायर आ रहा है। इन दो चीजों को मैंने अलग लिख लिया है। ये एक ये वाला जेड, एक ये वाला जेड, और एक ये वाला एन स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इनको थोड़ा सा अलग करके लिख लिया है। जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, इनको थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, क्योंकि यही दोनों जो है वो वेरिएबल है। अदरवाइज क्योंकि अलग अलग एटम के लिए अलग अलग जेड रहेगा, एटॉमिक नंबर है, और अलग अलग शेल्स के लिए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, अलग अलग एन रहेगा, वो शेल का नंबर है। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी का ये अभी ऐसा वाला हमारा टर्म आ गया है, ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन तो है ही, ये वाला टर्म आ गया है। ये लिखिए, फिर अभी आपको बताएंगे कि क्या याद रखना है आपको। ये वाला टर्म लिखिए, ये कोई याद नहीं रखने वाली चीज है। अभी क्या रखने, या तो याद रखने वाला टर्म था तो ये याद रख लेते, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, और आर में वाला टर्म आ जाता बाद में। या फिर ये टोटल एनर्जी ये याद रखने वाला है, मतलब सॉरी ये याद नहीं, बस ये लिखिए, फिर अभी आगे बता रहा हूँ, इजी वाला बता रहा हूँ। जैसे ही लिख लेंगे तब बताएंगे। Done, sir. डन सर। चलिए चलिए, अब ये देखिए, ये टोटल एनर्जी है। जब ये कांस्टेंट क्वांटिटीज की जब आप वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू इतनी आएगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, यानी किसी एक एटम के लिए इतनी एनर्जी होगी। -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये वाला वो जो फाइनल रिजल्ट है, जो जेड स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है, एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये लाइक यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये टोटल एनर्जी आ गई आपके -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। अब साथ ही साथ में हमको वो वाला रिलेशन मालूम है कि भाई 1 EV ये किसके बराबर होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये पहले पढ़ा हुआ है या नहीं, बताइए। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब वो जूल्स को अगर ईवी में कन्वर्ट कर लें तो जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है रिलेशन, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये वाला है। ये मतलब तो जो है वो मोस्ट फेमस जो एनर्जी का है वो, क्योंकि वो पावर वावर में रहता है, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन यही है, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जूल्स पर एटम वाला तो कम यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। ये वाला रिलेशन सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट फेमस यही है, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Done, sir. चलिए अब ये देखिए, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर वो 1 मोल की एनर्जी पूछे, 1 मोल की एनर्जी पूछे, 1 मोल की, तो एक एटम की तो ये थी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स पर एटम, एक एटम के लिए थी कि 1 मोल का कलेक्टिवली कितनी एनर्जी होगी, तो हमको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स पर एटम के बजाय आप देखिए यहाँ क्या लिख दिया, पर मोल। फिर एटम के बजाय क्या लिख दिया, पर मोल। तो अब जब ये -18 है, ये 23 है, जब ये करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये वही एनर्जी है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, ठीक, मगर ये तब है कि जब 1 मोल एटम हो मेरे पास में, 1 मोल ऑफ एटम्स, तो ये फॉर्मूला वैलिड। नोट डाउन करिए। Set है. चलिए
ये लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये एनर्जी का हमारा वो आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको एनालिसिस करना है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ये अब नॉर्मली किसी ऐसा बुक में नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस ऑफ ईपी। ईपी शॉर्ट फॉर्म है किसका? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। केई शॉर्ट फॉर्म है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। टीई शॉर्ट फॉर्म है किसका? टोटल एनर्जी का। तो ये छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक, तो इसका एनालिसिस जरा हम करते हैं। फॉर रिजल्ट तो लिख लिए, ठीक, अच्छे से लिखवा भी दिए रिजल्ट, बट अभी काम स्टार्ट करने से और पहले अपने जरा और हम कंसोलिडेट करें अपने आप को। एनालिसिस करना है हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। लिखिए भाई, लिखिए। लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. अभी देखिए, टोटल एनर्जी जो है वो माइनस KZE² है, जो ऐसा टर्म लिखा हुआ था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो KZE² है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी माइनस KZE² है। ये तीनों टर्म ये जो है वो आज की क्लास की शुरुआत में या पिछली क्लास के एंड में हमने देखे थे। अभी तो इनको बस समझना है। ये चीज आपको दिख रही, ये पहले भी लिखा हुआ है हमने, मैंने दोबारा से एक जगह इकट्ठे एक बार करके लिख दिया। ये चीज आपको समझ में आ रही है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ भाई आफिया, ये चीज दिख रही है आपको? यस सर। चलिए, अब देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज को एनालाइज करिए। बहुत ध्यान से इस चीज को एनालाइज करिए कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में बराबर है। बस टोटल एनर्जी में माइनस का साइन लगा हुआ है, वो अट्रैक्टिव दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए जो है वो निगेटिव का साइन लगा हुआ है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। जैसे कि मैंने समझाने के लिए बताया भी है कि टोटल एनर्जी अगर जैसे -3 है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो +3 है। वैल्यू में तो बराबर है, बस साइन का अंतर है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू में बराबर है, साइन का अंतर है। फिर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस का साइन तो लगा हुआ है मगर वो दुगनी है वैल्यू में। दुगनी है वैल्यू में, वो दुगनी है वैल्यू में। माइनस का तो लगा हुआ है, दुगनी है वैल्यू में, चाहे टोटल एनर्जी ले ले चाहे आपके काइनेटिक एनर्जी ले ले। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों में यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आ रहा है। तो यानी वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके दुगनी होगी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, वैल्यू की, जैसे -6 है, -3 है, +3 है, इन सब में आप माइनस को भूल जाए। अगर माइनस को भूल जाए तो हम ये बोलेंगे कि यार 6 जो नंबर है वो दुगना है 3 वाले नंबर से। तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, टोटल एनर्जी, बहुत ध्यान से देखिए, टोटल एनर्जी है तो यही काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यदि -3 है तो वो कैसे आई? काइनेटिक एनर्जी तो +3 रही होगी, मगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उनमें -6 जोड़ी गई होगी। तो अब 3 में अगर आप -6 करेंगे, 3 में जोड़ेंगे आप -6, तो आंसर कितना होगा बताइए? आप ये बताइए। -3। हाँ, बट अगर ये जैसे अब ये मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी शायद बताते हैं कि वो अगर आप ये मॉड्यूलस लेंगे, सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंगे, तो -3 का भी वो मॉड कितना हो जाएगा बताइए?
3 हो जाएगा। तो यानी अगर सिर्फ जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होता है, तो अगर मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूं तो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वही काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, मगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उनसे दुगनी है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तब आता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं -3 का मैग्नीट्यूड लूं वो भी 3 होगा, 3 का मैग्नीट्यूड लूं वो तो 3 हो गई, -6 का मैग्नीट्यूड लूं तो वो 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 तब 3 के बराबर बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बताई गई हैं। इन सारी बातों को यहाँ नोट डाउन कीजिए। करिए, इसको नोट डाउन करिए। ये वाली चीज जो है वो यही बस वो तो समझाने के लिए था, अदरवाइज ये वाला स्टफ नोट डाउन करना है आपको। ये वाला स्टफ, magnitude of total energy is equal to magnitude of kinetic energy is equal to magnitude of electrical potential energy divided by 2 divided by 2 divided by 2। Done, sir. चलिए, लिखा भाई, लिखा लिखा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ भाई आफिया, अब आप तैयार हैं? कुछ आपने पहले क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, जो है वो, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अगर n बड़ा होगा, अगर n बड़ा होगा, मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर ये लिख दूं, ठीक, अगर नॉर्मल चीज होती तो ये एनर्जी का ये फॉर्मूला है -13.6 Z²/n²। तो अब अगर n बड़ा होगा, n विल इंक्रीज के लिए मैंने ऐसा साइन बना दिया है। तो बताइए ओवरऑल फ्रैक्शन जो है, जब अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा? ये सर बड़ा होगा। ठीक, बड़ा होगा। बड़ा होगा या छोटा होगा बताइए? हाँ भाई आफिया बताइए। तो बड़ा होगा। क्यों? सर छोटा। देखिए, चलिए हम ये आपको समझाने के लिए, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा। छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैं समझाने के लिए Z1 ले लेता हूँ, तो अब जो है वो अलग अलग केस हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। समझाने के लिए Z1 ले लेता हूँ, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 है तो E1 हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखिए Z भी 1 है और n भी 1 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो था ही, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर यही काम मैं कर लूं कि फॉर n इज इक्वल टू 2 E2 सेकंड वाले शेल में -13.6, z की वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मगर n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4। अब जब आप ये डिवीजन करेंगी तो ये आएगा -3.4 EV। अब भाई, अब बताइए भाई आफिया, क्योंकि ये आप पहले क्वेश्चन आप ही ने पूछा था इसलिए मैं वेट कर रहा था, आपसे पूछूंगा। E1 ज्यादा है मैम या E2 ज्यादा है? सर E2। कैसे कैसे E2 कैसे ज्यादा है? नंबर तो छोटा है ये। सर इसमें नेगेटिव साइन है इसलिए। इसमें नेगेटिव साइन है जेबा, ये नहीं भूलना, इसमें नेगेटिव साइन है।
तो माइनस में जब कोई नंबर छोटा होता है तो वो बड़ा ही हो रहा होता है। ये देखिए जैसे इधर लिखा हुआ है -13.4, नंबर लाइन में इधर लिखा हुआ है -3.4। जब तक हम 0 क्रॉस नहीं कर जाएंगे, तो जब हम इधर से इधर बढ़ रहे होते हैं तो नंबर बड़े होते चले जाते हैं। तो माइनस में अगर कोई नंबर छोटा हो रहा है तो वो इनफैक्ट बड़ा हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक, अब अगर ये ऐसी चीज आप समझ रही हैं, तो यानी मैं साफ साफ बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, कि n के बड़ा होने पे, n के बड़ा होने पे e भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। बड़ा। इंक्रीज हो रहा है। यानी फॉर्मूले को देख के धोखा ना खाएं, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, इनवर्सली नहीं। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये देखिए इतना तो हमको पता है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n बड़ा होगा तो e छोटा होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। भूलो मत, बाहर क्या लगा हुआ है? बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। तो जैसे जैसे n बड़ा होगा, जैसे जैसे n बड़ा होगा आपके, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, एनर्जी भी बढ़ेगी, जो डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर। और जैसे जैसे z बड़ा होगा तो माइनस में कोई चीज बड़ी होती है तो छोटी हो रही होती है, जैसे जैसे z बड़ा होगा एनर्जी कम होती जाएगी। यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के। ये वाली बात भी समझ में आई? Yes, sir. सर। इनवर्सली क्यों? क्योंकि नेगेटिव में कोई चीज बड़ी हो रही होती है तो आखिरकार छोटी हो रही होती है। तो जब z बड़ा होगा तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि मोर नेगेटिव बनेगा। n बड़ा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, लेस नेगेटिव बनेगा। कुछ बात समझ में Yes, sir. आई? लिखिए Yes, लिखिए लिखिए। ये वाली चीज गलत है। ये इधर जो लिखा हुआ है ये देखिए रॉन्ग बना हुआ, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ये वाली चीज राइट है, कंसेप्चुअली समझनी है इसको, इस बात। Done, sir. चलिए, बाकी लोग भी लिख लें। Done, sir. Done, sir. ठीक, इस चीज को आपको समझना होगा कि भाई हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे, यानी जब मैं n को इंक्रीज कर रहा था, जब मैं n को इंक्रीज कर रहा था, बाहर चलता चला जा रहा था, तो टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। क्योंकि ये भी देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस kz² अपॉन r, ये माइनस में। तो क्योंकि ये माइनस में थी तो इसीलिए जब n बढ़ाएंगे, r बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, प्लस kz² अपॉन 2r। n बढ़ाएंगे तो r बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, डिक्रीज करेगी। और टोटल एनर्जी फिर से माइनस में थी, टोटल एनर्जी माइनस में थी, टोटल एनर्जी माइनस में थी, माइनस kz² अपॉन 2r।
तो जब फिर से n बड़ा होगा तो r भी बड़ा होगा, तो भले ही फ्रैक्शन छोटा हो मगर इनको माइनस का साइन लगा हुआ है तो बढ़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज n इंक्रीज। ये जो मैंने ऊपर का एरो बना दिया होता है इसका मतलब होता है इंक्रीज, नीचे का एरो बना दिया है तो डिक्रीज। ये कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट अब ऐसे लिख लेते हैं कई बार टाइम बचाने के लिए। तो जैसे जैसे n बढ़ता है टोटल एनर्जी तो बढ़ती है, काइनेटिक घटती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और टोटल काइनेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होता है, तो वो टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है। इस चीज को नोट डाउन करिए और समझ के नोट डाउन कीजिए, और कोई अगर कंसेप्चुअली नहीं समझ में आया तो पूछिए भी, क्योंकि मुझे तो एज अ स्टूडेंट समझने में ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैं नहीं चाहता आपको। Done, sir. लिख लिया, लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब फाइनली बोहर की जो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, बहुत बड़ी जो एक कामयाबी थी, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना था। ये देखिए अगली हेडिंग क्या है, अगली अगली क्या हेडिंग है, जरा हम इसको देखें। अगली हेडिंग क्या है? हाँ भाई प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए। Derivation of hybrid formula from Bose राइडबर्ग model. फॉर्मूला, सर राइडबर्ग फॉर्मूला जो हमने Rydberg. पुराने लेक्चर में पढ़ा है, 1/लैम्डा RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। पढ़िए सर, फिर से पढ़िए। डेरिवेशन ऑफ Of Rydberg. राइडबर्ग formula from Bose model. हाँ, तो बोर ने पूरा राइडबर्ग फॉर्मूला समझाया, सब कुछ सारी बातें बताई। अगली हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेशन ऑफ राइडबर्ग फॉर्मूला फ्रॉम बोहर्स मॉडल। डेरिवेशन ऑफ राइडबर्ग फॉर्मूला फ्रॉम बोहर्स मॉडल। Done, sir. ठीक, हेडिंग डाल ली भाई, हेडिंग डाल ली। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एनर्जी का हमने बहुत सारे टर्म देखे, उनमें ये वाला एक टर्म भी देखा है, ये वाला एक टर्म देखा एनर्जी का। वैसे तो मैंने बाद में इन सब की वैल्यू लिख दी थी, तो आ गया था -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/N² जूल्स। बट अभी हमने जानबूझ के ये वाला टर्म लिखा रहने दिया है, तो ये EN का टर्म है। आप भी इसको लिख लीजिए भाई, जल्दी से थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं ताकि आराम से जरा मैग्नीफाइड होके लिख दे। ये एनर्जी का टर्म है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए किसी शेल में।
NH शेल में रह रहा है, Z उसका एटॉमिक नंबर है, बाकी 2 K E M pi H ये सब तो कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई रियान, अगर वर्चुअल वो क्वेश्चन पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर भारी कर दिया जाए तो बताइए एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बताइए। सर कम होगी। क्यों कम क्यों होगी? सर रिपीट कर दिया, आपने क्या कहा था? अगर सपोज करिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भारी और होता, m ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी फिर ओवरऑल एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी बढ़ती कम होती? सर मास तो सर कांस्टेंट रहेगा। नहीं, मास कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए वो आपसे जो है वो कुछ ऐसा इस टाइप से कह रहे हैं कि सपोज करिए कि एक वर्चुअल क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कि लेट अस से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पहले था 9.1 इंटू 10 की पावर -31, कोई और पार्टिकल है, सब कुछ वैसा ही है मगर उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब जब उसकी हम एनर्जी निकालेंगे तो वो एनर्जी क्या रहेगी, वही रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम रहेगी? सर कम हो जाएगी। क्यों? सर नेगेटिव साइन आ रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो नेगेटिव, जाएगी। हाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो अगर फ्रैक्शन बड़ा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखिए होता क्या है, ये तो फॉर्मूला है। होता क्या है कि जो कि थोड़ा बहुत हमने देखा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कि हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल में आता है तो ही वो एमिट करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो N2 हायर एनर्जी लेवल है, वहीं से वो कूद के नीचे आएगा N1 किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में, और वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। N2 N1 से बड़ा है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, इसको भी आप जो है वो क्या कहते हैं कि बनाएंगे, तब फिर हम इक्वेशन जो होंगे वो दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन जम्प्स, ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन जम्प्स from higher to lower energy level। सर एक बार फिर से बता दीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम जो है वो क्या कहते हैं कि ये वाला टर्म आपने नोट डाउन कर लिया था मैम? कर लिया था सर। ठीक मैम, मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी हायर एनर्जी लेवल, मान लीजिए वो जैसे कोई नंबर होगा बट अभी हम उसे जनरल नंबर दे रहे हैं, N2 में रह रहा है वह, और वो हायर में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, एनर्जी अब्सॉर्ब करके चला तो जाता है हायर में बट आखिरकार वो नीचे आता है। तो वो कूद के नीचे आया है, ये देखिए एरो दिखाया, कूद के नीचे आया है लोअर एनर्जी लेवल N1। तो बस अभी हमने यही लिखा हुआ है, उसको नोट डाउन करिए। जैसे ही नोट डाउन कर ले बताइएगा। Yes, sir. नोट डाउन किया? यस सर। यस। चल ठीक है, अब ये देखिए जब N2 में था तो जो है वो यहाँ N की जगह N2 आएगा, ये एनर्जी थी EN2। जब N2 में था तो ये एनर्जी थी -2, सब सारे टर्म है, पाई स्क्वायर MK² e की पावर 4 अपॉन H² Z² अपॉन N2 का स्क्वायर।
जब वो नीचे आया, N1 में आया, नीचे आ रहा है तो नेचुरल सी बात है हायर से लोअर एनर्जी लेवल में ही आ रहा है। तो -2π² mk² e⁴h² z² अपॉन, जब N1 में आया तो ये N1² हो गया। तो अब अगर मैं हायर से लोअर में आ रहा है, En2 से जंप करके En1 में आ रहा है, En2 से जंप करके En1 में आ रहा है, तो वही है हमारा डेल्टा E। डेल्टा E वही En2 से जंप करके En1 में आ रहा है, वही डेल्टा E है, चेंज इन एनर्जी, और वही बराबर है hc/λ के। अब En2 की जगह ये वाला टर्म लिख दिया है, En1 की जगह, क्योंकि देखिए इधर माइनस का साइन है और En1 में खुद एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस करने की वजह से वो बन गया है प्लस, और ये फिर En1 वाला टर्म लिख दिया है इज इक्वल टू hc/λ, ये आया है। तो इसको आप भी En2 और En1 पहले तो नोट डाउन करिए, En2 और En1 नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। En2 और En1 नोट डाउन करिए, फिर नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। En2 का टर्म लिखिए, En1 का टर्म लिखिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। En2 माइनस En1 हायर से लोअर में आ रहा है। हायर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे भले ही दोनों माइनस में थे, भले ही दोनों माइनस में थे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ एनर्जी थी -5 जूल, क्योंकि माइनस में तो रहनी थी, और यहाँ एनर्जी थी -2 जूल। तो अब जब यहां से यहां कूद कर आएगा तो कितनी एनर्जी बाहर फेंकेगा बताइए? उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ एनर्जी है -5 जूल, यहाँ एनर्जी है -2 जूल। तो जब इधर से इधर कूद कर आएगा, कोई कूद कर आएगा -2 जूल से -5 जूल, तो कितनी एनर्जी बाहर फेंकेगा? 3 3 जूल की वो बाहर फेंकेगा। तो वही यहाँ पर भी चीज है, En2 माइनस En1 है, En2 माइनस En1 है, वही डेल्टा E है, वही hc/λ है। अब En2 माइनस En1 को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी लिखने की कोशिश करिए। रिजल्ट आएगा सिर्फ एंड में, वो हमारे काम का होगा। En2 माइनस En1, En2 की जगह तो पूरा पूरा यही देखिए लिख लिया। En1 की जगह क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक, तो वो प्लस बन गया। ये चीज नोट डाउन करी। अब देखिए मुश्किल, अब मुश्किल आसान होने वाली है। ये चीज नोट डाउन करी, बताइए प्लीज। यस सर। सारे बच्चों ने नोट डाउन किया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब ये वाली चीज जो है, इसको यहां कॉमन ले लीजिए। 2π² mk² e⁴h², ठीक, और z², ये सब कॉमन ले लेंगे तो बस अंदर बचा रह जाएगा। देखिए एक तो प्लस वाला, तो जो यहां पर है वो फिर पहले लिखेंगे 1/n1², और फिर
माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/n1 स्क्वायर पहले और माइनस 1/n2 स्क्वायर वो बाद में, तो ये लिखेंगे। तो दिव्यांश क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है? तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 h स्क्वायर z स्क्वायर ये सब ले लिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये चीज समझ में आ रही है? यहां तक लिख लिया। अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है ताकि रिजल्ट आ पाए। ये लिखिए, नोट डाउन करिए आप भी। जो प्लस वाला था उसको वो जब कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर पहले आया। यहाँ पर माइंड यू अभी भी माइनस में, ये यहाँ पर अभी भी ये माइनस लगा हुआ है, तो n2 स्क्वायर से पहले माइनस आया। बाकी सारी चीजें कॉमन ले ली। नोट डाउन किया भाई? किया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब काफी देर से हम अपना मेहनत कर रहे थे, अब वो सफल होने का टाइम आ गया है। तो अगर ये hc बाई लैम्डा लिखा हुआ था, यानी कि 1/लैम्डा में hc को इधर नीचे उतार के ले आऊंगा। ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 h स्क्वायर तो पहले ही से था, hc जब मल्टीप्लाई होगा तो ये h क्यूब c हो जाएगा, और z स्क्वायर फिर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए, जो ग्रीन बॉक्स में बंद है ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। 2 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k स्क्वायर e की पावर 4 प्लैंक्स कांस्टेंट का क्यूब, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। इन्हीं को कांस्टेंट क्वांटिटीज को क्या बोल दिया गया था? Rydberg's constant. Rydberg's constant. Constant. राइडबर्ग्स कांस्टेंट। ओ हो, इन्हीं सब कांस्टेंट क्वांटिटीज को। आप देखिए, बहुत ज्यादा टफ सवाल पूछना होगा उनको तो कैसे पूछ लेंगे कि हाइपोथेटिकली सोच लो, ऐसे ही कहने लगे, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या राइडबर्ग कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? बताइए रैयान। No, sir. क्यों नहीं पड़ेगा यार? राइडबर्ग कांस्टेंट में m आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। Sorry, sir, बढ़ेगा, increase होगा। इंक्रीज होगा, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं यार ये बताने के लिए। इंक्रीज होगा भाई साहब, इंक्रीज होगा। Yes, sir. नोट डाउन कीजिए। यहां तक के तो लिख लिया था, 1/लैम्डा वाला टर्म आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो बॉक्स में बंद है यही चीज कहलाती है राइडबर्ग कांस्टेंट। दिव्यांश लेट क्यों हो गए क्लास में? दिव्यांश नहीं सर, पहले ऐड हुए थे पर सर वो बीच में कनेक्शन थोड़ा वैसा हो गया था।
ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं सर आप? जी सर। चलिए चलिए चलिए। डन सर। ठीक, अभी देखिए वही 1/लैम्डा वेव नंबर भी होता है, तो वेव नंबर आर, अब ये सारी चीजें आर हैं, टू जो इसीलिए बॉक्स में लिखा है, आप भी चाहे बॉक्स में चाहे अलग से लिख लेंगे कि राइडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू भी होती है, राइडबर्ग कांस्टेंट 2π² m k² e⁴ r z² 1/n1² - 1/n2²। बहुत अच्छे से इन्होंने डिराइव करके भी इसको दिखाया। ऑब्वियसली बोर का जो अचीवमेंट था उसको हमको मानना पड़ेगा। सो दिस इज राइडबर्ग कांस्टेंट। अब ये देखिए, जो ये राइडबर्ग कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है -2k² e⁴ m π² h² z² n²। ठीक, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ये कर सकते हैं कि h² नीचे भी hc से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी hc से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब नीचे hc से मल्टीप्लाई किया तो जो नीचे जब hc से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइडबर्ग कांस्टेंट बन जाएगा, ऊपर वाला hc तो ऐसे ही रहेगा। तो एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है कि -r, क्योंकि वो उस कांस्टेंट में राइडबर्ग कांस्टेंट ही छुपा हुआ है, r h c z²/n²। तो एक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला आ जाता है जो हमने पढ़े हुए हैं उनमें, -r h c z²/n²। एक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला आ जाता है। लिखिए भाई, इसको भी लिखिए, ये तो सिर्फ चालाकी करी हुई है और कुछ नहीं किया हुआ है। अगर राइडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू है तो उसके बाद सिर्फ चालाकी करी हुई है। स्क्रीन वैसे मैंने बहुत छोटा दिख रहा है, पहले इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि दिख सके। तो राइडबर्ग कांस्टेंट तक तो सबने लिख लिया होगा, राइडबर्ग कांस्टेंट तक तो सबने लिख लिया होगा आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद का लिखवा रहे हैं, तो पहले ये लिखिए फिर नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। एक ही लिख लीजिए बस, ये डायरेक्टली ये लिख लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी hc से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी। अब नीचे जो मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी चीज बन गई राइडबर्ग कांस्टेंट। सर जी बताइए बताइए सर, बताइए। सर राइडबर्ग के पास जब प्रूफ नहीं था तो उन्होंने ये कैसे दे दिया 1/लैम्डा का फॉर्मूला? हाँ देखिए, मतलब जो है वो उन वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली आ रही थी, उन्होंने वेवलेंथ की जो वैल्यूज देखते हुए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया कि देखो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो हो रहा होगा। मतलब λ1 उनको पता है, λ2 पता है, n1 पता है, n2 पता है, तो जो है वो इस उससे एटॉमिक नंबर पता है, तो उन्होंने फिर बार बार एक्सपेरिमेंट देख देख के जो है वो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी।
बट आया कहां से, कैसे आया, डिटेल में ये सब नहीं बताया था, बट आर की वैल्यू बता दी थी कि ये होगी, जो कि बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई। Done, sir. चलिए, हाँ, अब नीचे वो उसका फायदा सिर्फ यही है कि हमने ऐसे करके लिख दिया है। एनर्जी को जो आपके एक और बहुत सारे फॉर्मूले थे उसमें एक ये भी ऐड हो गया है। माइनस RHC Z²/n²। क्या नोट डाउन किया भाई? किया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए,